हो गया। तो आज हमने पढ़ना है द ब्लड, बेसिकली कि ब्लड क्या है। और एनाटमी है, आपकी फिजियोलॉजी है, काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है और कोर्स भी काफ़ी लेंथी है। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप रोज़ का रोज़ साथ पढ़ें। और अभी जब मैं शुरू करूँगा पढ़ाना, तो जहाँ आपको नहीं समझ आई आप मुझे रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं ब्लड। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। रिकॉर्डिंग ऑन है? रिकॉर्डिंग यार, ये मेरे पास वो दूसरा वर्जन है, फ्री ट्रायल, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं अपने एक सॉफ्टवेयर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले यस सर। हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये ब्लड है क्या। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड बेसिकली एक पानी की तरह एक फ्लूइड है, और ये टिश्यू की टाइप कौन सी है, ये कनेक्टिव है। आप लोगों में से किसी को पता है हम टिश्यू किस चीज़ को कहते हैं? It's a group of cells हम्म। that क्लस्टर ऑफ working सेल्स सर। together. अच्छा, इसकी ना आप लोग डेफिनेशन एक सादा सी लिख लें। लिखें सारे। ए ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस। लिख लिए? हेलो। ए ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग। सिमिलर फंक्शंस। जी सर, लिख लिया। अच्छा, मुझे बताइएगा, किसी को पता है टिश्यू की टाइप्स कितनी होती हैं? So four types हैं. जी जी, कौन सी? So connective tissue सही। और muscle tissue, ठीक है। muscle tissue और? और सॉरी सर दो और नहीं याद. अच्छा, दो और मैं बता देता हूँ। कार्डियक टिश्यू। एक नहीं, कार्डियक नहीं होता। एक हमारे पास नर्वस टिश्यू होता है, और एक हमारे पास नर्व। एपिथेलियल टिश्यू होता है। बेसिकली टिश्यूज़ की चार टाइप्स होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, मसल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड किसकी टाइप है? ये कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। नेक्स्ट अब देखते हैं, इट सर्कुलेट्स कंटिन्यूअली अराउंड द बॉडी अलाउइंग कांस्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन टिश्यूज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अब ब्लड जो होता है ना, या ब्लड का जो असेस है, वो बॉडी में एक एक हर ऑर्गन और हर सेल तक है इसका असेस। तो बेसिकली सर्कुलेट करता रहता है, और इसका मेन काम क्या है कि ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से चीज़ों को लेकर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगा। अब क्या क्या ये ट्रांसपोर्ट करता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, नंबर वन हमारे पास आता है जी, ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करेगा। कैसे, देखते हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज़ एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज़ टू द लंग्स फॉर एक्सक्रीशन। जब हम सांस लेते हैं तो आपको पता है ऑक्सीजन सीधी हमारे लंग्स में एंटर होती है। तो लंग्स से ये लेके टिश्यू तक कैसे ऑक्सीजन जाएगी? थ्रू ब्लड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हमारी बॉडी के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसे हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती, तो उसको टिश्यूज से लंग्स तक कौन लेके आएगा? ब्लड लेके आएगा। जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है, और जब हम सांस बाहर की तरफ लेते हैं जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। तो पहली चीज़ ये ब्लड क्या करता है हमारे लिए? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। नंबर टू देखते हैं, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल ट्रैक टू द टिश्यूज़ एंड सेल वेस्ट टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रिंसिपली द किडनीज। अब जैसे भी हमने कुछ भी अगर खाया है तो वो आपको पता है मैदे में जाता है, फिर वो इंटेस्टाइन्स वगैरह में जाता है। तो इंटेस्टाइन्स से लेकर टिश्यू तक वो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं वो पहुंचाना किसका काम है? ब्लड का। सिमिलरली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उनको किडनीज तक कौन सी चीज़ लेके जाती है? ब्लड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। नंबर टू पे क्या है? न्यूट्रिएंट्स। नंबर थ्री पे हमारे पास है हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू देयर टारगेट ग्लैंड्स एंड टिश्यूज़। अब हमारी बॉडी में काफ़ी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिनका बेसिकली मकसद होता है हार्मोन सिक्रेट करना। जैसे अगर पेंक्रियाज है तो वो इंसुलिन को सिक्रेट करता है। तो उन हार्मोन्स को अपनी टारगेट जगह पर लेके जाना किसका काम है? ब्लड का। हीट प्रोड्यूस इन एक्टिव टिश्यूज़ टू अदर लेस एक्टिव टिश्यूज़। कोई हीट अगर प्रोड्यूस हुई है तो उसको एक्टिव टिश्यूज़ से लेस एक्टिव टिश्यू तक ट्रांसफ़र करना ब्लड का काम है। प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस ई.जी. एंटीबॉडीज़ टू एरियाज ऑफ इन्फेक्शन। अगर आपके फॉर एग्जांपल हाथ में कोई इन्फेक्शन हो गई है तो हाथ तक एंटीबॉडीज़ को पहुंचाना किसका काम है? ब्लड। और नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉटिंग फैक्टर्स दैट कोगुलेट ब्लड
मिनिमाइजिंग ब्लीडिंग फ्रॉम रप्चर्ड ब्लड वेसल्स। अगर आपकी कोई भी ब्लड वेसल है, जैसे आँख की कोई ब्लड वेसल है, अगर वो फट जाए तो फिर हमने वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स का आना ज़रूरी होता है, जो खून को जमाते हैं कि खून ज़्यादा ना ज़ाया हो। तो वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र होंगे? ब्लड के थ्रू। तो ये कुछ चीज़ें जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें। सर जी जी। सर टाइप्स एक दफ़ा रिपीट करवा दें सर। कौन से टाइप? टिश्यूज़ के टाइप्स? यस सर। टिश्यूज़ की 4 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू, लिख लो अपने पास। नंबर 2 पे हमारे पास है नर्वस टिश्यू। नंबर 3 पे हमारे पास है मसल टिश्यू। और नंबर 4 पे है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। जी, और किसी का कोई सवाल? सर ये न्यूट्रिएंट वाला पॉइंट है, ये रिपीट करना। न्यूट्रिएंट्स ये होता है ना कि जैसे कि अब जैसे हाथ की मूवमेंट है, तो जो आप हाथ हिलाते हैं या चलते हैं, उसके लिए वहाँ जो मसल्स हैं उनको एनर्जी चाहिए बेसिकली। एटीपी जिसे हम कहते हैं, सादा ज़ुबान अगर और बोलूँ तो। फिर अब जब आप कुछ खाते हैं तो डायरेक्ट आपके हाथ में थोड़ी ना जाएगा, वो तो आपके मैदे से होके आपके इंटेस्टाइन तक जाता है। तो इंटेस्टाइन से फिर उसको एब्जॉर्प्शन उसकी कहाँ होती है? ब्लड में होती है। और फिर ब्लड वहाँ से वो जो न्यूट्रिएंट्स आपकी ग़िज़ा में से निकलते हैं उन्हें रिस्पेक्टिव टिश्यू तक पहुँचाता है। ये पॉइंट है इसमें। क्लियर हुआ आपको? ओके सर, थैंक यू। जी, और कोई सवाल किसी को हो? नहीं? चलें आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? एक ब्लड का इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट करती है। अब आपको पेपर में यूँ सवाल आ सकता है कि आप बता दें जी ब्लड का मेन फंक्शन क्या है और ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट है, अब हम कंपोजिशन देखेंगे कि ब्लड बना हुआ कैसा होता है। अच्छा, ब्लड में 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास है प्लाज्मा और दूसरे हमारे पास होते हैं ब्लड सेल्स। तो ब्लड इज़ कंपोज ऑफ ए क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड होता है, पेल येलो, हल्का येलो जिसको आप कहते हैं, वाटरी फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल आर सस्पेंडेड। तो 2 चीज़ें हमारे पास, एक प्लाज्मा है और एक ब्लड सेल्स हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तस्वीर नज़र आ रही है आपको लेफ्ट साइड पे, ये वाली? जी सर जी। अच्छा, इसमें हमारे पास जी सर, ये नजर आ रहा हमारे है। पास ना Yes, एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने ये ब्लड किसी का लिया और वो उसको डाल दिया, ठीक हो गया। तो ब्लड के अंदर 2 मेन चीज़ें हैं। पहली चीज़ हमारे पास क्या है? प्लाज्मा। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? सेल्स। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये प्लाज्मा और ये चीज़ें क्या होती हैं। प्लाज्मा नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट 55% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। अब ब्लड अगर मैंने 100 मिलीमीटर लिया है तो उसमें से प्लाज्मा कितना होगा? 55%। और रिमेनिंग 45% हमारे पास क्या है? वो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं। वो कौन कौन से हैं? आगे भी आएंगे ब्लड सेल्स कौन से हैं। तो अब ये जो 2 मेन चीज़ें हैं ब्लड की, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट कैसे करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन से। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? यूँ आप टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और इसको फिर रोटेट करते हैं। जब रोटेट करेंगे तो सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा थिक होते हैं, इस वजह से वो नीचे रुक जाते हैं, और प्लाज्मा जो है ये लिक्विड होता है, ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। ठीक, यहाँ आगे ये बात लिखी है, बिकॉज द सेल्स आर हैवियर देन प्लाज्मा दे सिंक टू द बॉटम ऑफ एनी सैंपल। तो अगेन मैं रिपीट कर दूँ, ब्लड में 2 चीज़ें हैं, प्लाज्मा और सेल्स। अब हम प्लाज्मा की सिर्फ बात करते हैं। अगर मैंने इसमें से ये वाला पोर्शन जो है ये निकाल के इसमें रखा है, ठीक हो गया, और इसमें से मैंने क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दिए हैं, प्लाज्मा के अंदर से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दिए हैं, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? सीरम। ये बात समझ आई? सर ये रिपीट करना वापस। दोबारा देख लें, हमने यहाँ पे पढ़ा ब्लड में 2 चीज़ें, प्लाज्मा एंड सेल्स। फिर मैंने प्लाज्मा को सिर्फ अलग कर लिया, सेल्स छोड़ दिए, प्लाज्मा एक जी। अलग इसमें डाल दिया, ठीक हो गया। अब प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ये भी आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा कि क्या क्या होता है। तो उन सब चीज़ों में से अगर सिर्फ मैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो खून को जमाते हैं, इसको अगर मैं निकाल दूँ जी। तो पीछे जो प्लाज्मा में बचेगा वो मेरे पास क्या होगा? सीरम। सीरम। ठीक है, क्लियर ओके है? सर, थैंक यू। अच्छा, इसकी आप एक डेफिनेशन भी अपने पास सारे लिख लें सीरम की। सीरम इज प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये दोबारा रिपीट करें। सीरम इज प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स।
जी सर Okay, sir. thank you। उसमें सर हम ये ब्लड में से प्लाज्मा से लेते कैसे कर सकते हैं? ये इसमें से अलग, इसके लिए वो ये जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक नहीं है जिसे हम स्पिन करते हैं, उससे ये अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ये सेल्स आपको नज़र नहीं आ रहे, ये सारे नीचे बैठ जाएंगे। अब अगर आप इसको दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो जो लिक्विड है वो पहले इसमें निकल आएगा सारा, क्योंकि सेल्स तो नीचे बैठ गए हैं ना। इस तरह करते हैं। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, आगे चलें। जी सर। जी सर। नेक्स्ट अब हम कंपोजिशन पे अगेन बात हो रही है। अब ब्लड क्या है? ब्लड मेक्स अप अबाउट 7% ऑफ बॉडी वेट। आपको जितना जो बॉडी वेट है उसमें से 7% वेट किसका होगा? आपके ब्लड का होगा। अब ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि 5.6 लीटर्स होता है 70 kg मैन में, जिसका 70 किलो वजन है, उसमें 5.6 लीटर ऑन एवरेज ब्लड होगा। दिस प्रोपोर्शन इज़ लेस इन वुमेन। ख़वातीन में ये प्रोपोर्शन कम होती है। एंड कंसिडरेबली ग्रेटर इन चिल्ड्रन, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग अंटिल द अडल्ट लेवल इज़ रीच्ड। अब हमने क्या क्या बात की है यहाँ तक कि ब्लड 7% बना रहा है, तो बच्चों में ये 7% से ज़्यादा होता है। लेट सपोज 20% होगा, फिर वो ग्रेजुअली जैसे वो अडल्ट एज तक पहुँचेंगे ये अपनी नॉर्मल वैल्यू पे 7% पे आ जाएगा। और वुमेंस में ये नेचुरली ये ब्लड थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। ब्लड इन द ब्लड वेसल्स इज ऑलवेज इन मोशन बिकॉज ऑफ द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। आप सबको पता होगा कि हार्ट जो है वो कभी भी रुकता नहीं है, कंटिन्यूसली पंप कर रहा होता है। तो जब कंटिन्यूसली पंप कर रहा है तो ब्लड वेसल्स में हमेशा ब्लड मूव कर रहा होता है। ये नहीं होता कि जो ब्लड है वो उसमें ब्लड वेसल्स में रुका हुआ होगा, ये कॉन्स्टेंटली किस में होगा? मोशन में होगा। द कंटिन्यूअल फ्लो मेंटेन्स अ फेयरली कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट फॉर बॉडी सेल्स। ये जो फ्लो कंटिन्यूस ब्लड का होता है, इससे क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट बॉडी सेल्स को चाहिए, उन्हें जो न्यूट्रिएंट्स जिस मिकदार में चाहिए वो मेंटेन रखता है ब्लड। ब्लड वॉल्यूम एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर केप्ट विद इन नैरो लिमिट्स बाय हेमोस्टैटिक मैकेनिज्म्स। ये वर्ड आपने सुना हुआ है, हेमोस्टैटिक मैकेनिज्म? किसी ने सुना हो अगर? यस सर, एफएससी में पढ़ा था। जी जी, अगर कुछ याद हो आपको, ये क्या होते हैं? सर ये मैकेनिज्म होते हैं जो बॉडी को कंट्रोल रखते हैं कि वो मतलब अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर को जो कंट्रोल रखते जी जी, ये टेम्परेचर तो एक एग्जांपल है ना। इन जनरल होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म में ये आता है कि ये इंटरनल इन्वायरमेंट है, सिर्फ वहाँ टेम्परेचर नहीं आएगा, सब कुछ आएगा। उसको मेंटेन रखना नैरो लिमिट्स में जिसमें रिक्वायर्ड हो। जैसे कि हम कहते नहीं है कि शुगर जो है वो फास्टिंग जो होती है वो 90-100 तक होनी चाहिए, तो उसको अब इसमें मेंटेन रखना किसका काम है? ब्लड का काम है। इसको हम क्या कहते हैं? हेमोस्टैटिक मैकेनिज्म। अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी में ऐसी चेंजेस आएंगी कि उसको कम करें, अगर कम हो जाएगा तो ऐसी चेंजेस आएंगी कि वो उसको ज़्यादा करके नॉर्मल वॉल्यूम पे लेकर आएँ। नेक्स्ट अब हम बात करने लगे हैं प्लाज्मा की। पीछे हमने क्या बात की थी? ब्लड में कौन सी मेन दो चीज़ें होती हैं? प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। तो अब पहले हम प्लाज्मा को देखेंगे, फिर ब्लड सेल्स। ब्लड सेल। जी जी, ब्लड सेल्स। पहले प्लाज्मा देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा Okay, sir. आर वाटर एंड डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग। अब प्लाज्मा में 90 to 92% हमारे पास क्या होता है? सिंपल वाटर होता है। ये बात आपको एमसीक्यूज में आ सकती है पेपर में कि भाई प्लाज्मा में कितनी परसेंटेज ऑफ वाटर है, तो ये कितनी होती है? 92% और इसके अलावा और क्या सब्सटेंसेस इसमें होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, हार्मोन्स हैं, गैसेस हैं। अभी हम 1 by 1 देखेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन सी हैं, क्या इनका काम है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स कौन से, इनका काम क्या है, और इसी तरह गैसेस तक जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर, आगे जाए। ठीक है जी। सबसे पहले हम प्लाज्मा प्रोटीन्स देखते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स विच मेकअप अबाउट 7% ऑफ प्लाज्मा। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि ब्लड जो है वो 7% ऑफ बॉडी वेट बनाता है, और अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो 7% क्या बनाती हैं? प्लाज्मा। आर नॉर्मली रिटेन्ड विद इन द ब्लड बिकॉज दे आर टू बिग टू escape थ्रू द कैपिलरी पोर्स इन द टिश्यूज़। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ब्लड वेसल्स की कितनी टाइप्स होती हैं? किसी को पता हो? 2 टाइप सर। जी, कौन कौन सी? व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। नहीं नहीं, मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा, मैं ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूँ।
एक वो होती हैं जो दिल से खून को ऑर्गन्स की तरफ लेके जाती हैं, एक वो होती हैं जो आर्टरी और वेन। आर्टरी वेंस। जी आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो हमारे पास जो नंबर 1 पे आता है वो आर्टरीज आती हैं। आर्टरीज का क्या काम होता है? और कुछ बच्चों को ज्वाइन करवा लें, वो ज्वाइन नहीं हो रहे। ज्वाइन मेरे पास जो ऑप्शन आ रही है मैं सर उनको कर रहा हूँ। अच्छा, आर्टरीज का क्या काम होता है? आर्टरीज में सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ कि डिफाइन आर्टरी, तो आप क्या कहेंगे? सर इट्स Sir, सर the सॉरी नो vessels आइडिया। that carry, sir, the vessels that carry blood from heart to body. जी, ये बिल्कुल यही सही डेफिनेशन है। जो हार्ट से डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक जो ब्लड वेसल ब्लड को लेकर जा रही है उसे हम आर्टरी कहते हैं। आर्टरीज के बाद हमारे पास आते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं? जो आर्टरीज बेसिकली छोटी हो जाती हैं, कम डायमीटर की, जो अगेन मिलके हमारे पास क्या बनाती हैं? वेन्स बनाती हैं। तो ये जो कैपिलरीज होती हैं इनकी सरफेस पोरस होती है। अगर मैं यूँ इसके ड्रॉ करूँ, ये अगर मेरे पास एक कैपिलरी है तो इसको जब आप करीब से देखेंगे ये इस तरह पोरस होगी। और इसका मकसद क्या होता है कि ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाहर निकल जाएं, टिश्यूज़ तक आ जाएं, और टिश्यूज़ से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो इन पोर्स के थ्रू अंदर चले जाएं, ब्लड में चले जाएं। ये बात आप लोगों को समझ आई है कि पोरस क्या होता है? यस सर। ठीक हो गया। तो अब जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं इनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि ये जो पोर है कैपिलरी उससे ये बाहर नहीं निकल सकते। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स हमेशा किधर होंगे? विद इन ब्लड। क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी को नहीं समझ आई तो बता दे, मैं रिपीट कर देता हूँ। सर रिपीट करें वापस। अच्छा, Repeat करो। हमने बात की कि हमारे पास आर्टरीज हैं, कैपिलरीज और वेन्स हैं। ठीक हो गया। जो कैपिलरीज हैं इनकी अगर ये मैंने कैपिलरी अगर एक ड्रॉ की है, इसे जब आप मतलब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसकी सरफेस इस तरह स्मूथ नहीं होगी, बीच में यूँ सुराख होंगे। ठीक हो गया। इन सुराख्स का काम क्या है कि अंदर कोई अगर मेरे पास न्यूट्रिएंट वगैरह पड़ा हुआ है तो वो ब्लड से निकल जाए। बाहर हमारे पास क्या चीज़ें पड़ी होती हैं? टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, वो न्यूट्रिएंट टिश्यूज़ को मिल जाए। और अगर टिश्यूज़ से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो इन पोर्स के थ्रू दोबारा कैपिलरीज में चला जाए। ये बात समझ आई? जी सर। ठीक हो गया। अब फिर हमने नेक्स्ट बात हमने क्या की, हमने कहा जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं हमारे पास, ये इतनी इनका साइज इतना बड़ा होता है कि इस पोर से बाहर या अंदर नहीं जा सकते। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स हमेशा किधर होंगी? विद इन ब्लड। क्लियर है यहाँ तक? जी ठीक हो गया। जी सर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। They are largely responsible for creating the osmotic pressure of blood which keeps plasma fluid within the circulation। अब इन प्लाज्मा प्रोटीन से होता क्या है? ये बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होता है? जो प्लाज्मा है वो सर्कुलेशन के अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी को कभी भी ना समझ आए, कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो बोल दे, मैं रिपीट कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। मेरा मकसद क्या है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप तक बात कन्वे हो जाए। तो ये बात आपको समझ आई या रिपीट कर दूँ? यस सर। सर वो समझ आ गई। अच्छा, इफ प्लाज्मा प्रोटीन लेवल फॉल्स बिकॉज ऑफ आइदर रिड्यूस प्रोडक्शन और लॉस फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो रिड्यूस्ड एंड द फ्लूइड मूव्स इनटू द टिश्यू एंड एडिमा। अभी हमने बात की थी कि भाई ये छोटे छोटे पोर्स है जिससे ये प्लाज्मा प्रोटीन नहीं निकल सकती। अब मेरे पास ये एक आर्टरी है, लेट सपोज ये कोई हेमरेज हुआ, ये इस जगह से ये फट गई है, ब्रेक आ गया इसमें। तो अब तो जो होल हो गया वो ज़्यादा हो गया, इससे क्या होगा? प्लाज्मा प्रोटीन्स यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। समझ आई ये बात आपको? जी सर। अच्छा, जब प्लाज्मा प्रोटीन निकल जी सर, जाएंगे आगे। तो प्लाज्मा प्रोटीन का काम क्या था? प्लाज्मा को कैपिलरीज के अंदर रखना। तो जब प्लाज्मा प्रोटीन से बाहर निकल गई तो अब जो फ्लूइड होगा वो भी किधर आएगा? बाहर की तरफ आएगा। बाहर की तरफ आएगा तो जो आपका टिश्यू है उसका साइज बढ़ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? एडीमा। ये बात समझ आई? जी सर। जी सर। अच्छा ठीक है, मैं इसमें आपको 2-3 बातें लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे जब आप रिवाइज करें। ठीक हो गया? ओके सर। लिखें अपने जी पास। सर। प्लाज्मा प्रोटीन जी सर। मेंटेन प्लाज्मा विद इन ब्लड वेसल्स।
when there is With when there is reduction in जी sir, plasma protein level जी sir, fluid moves सर ये जो जी प्लाज्मा रिडक्शन इन प्लाज्मा प्लाज्मा, ये दोबारा जुमला रिपीट करना आपने कौन तक लिखा है? सर ये जो लिखा हुआ है when there is reduction in plasma हाँ, when there is reduction in plasma, प्लाज्मा की रिडक्शन होगी तो फिर अब लिख लेंगे फ्लूइड मूव्स आउट ऑफ ब्लड वेसल। सर हमें तो जी जी रिडक्शन इन प्लाज्मा प्रोटीन लेवल रिपीट सर करें जुमला। फ्लूइड मूड के बाद क्या आता है? प्लाज्मा प्रोटीन लेवल फ्लूइड मूड। प्लाज्मा प्रोटीन लेवल कम होते हैं। जुमला शुरू से बोले आप लोगों ने क्या लिखे? सर There is प्लाज्मा प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन प्लाज्मा विद इन ब्लड। ठीक है, विद इन ब्लड There is- मेंटेन करते हैं। आगे When there is reduction in plasma protein level, fluid mood मूव्स आउट ऑफ ब्लड वेसल्स out of blood vessel. एंड इंटर इनटू द टिश्यूज। जी सर। आगे लिखें द साइज ऑफ टिश्यू इज इंक्रीज्ड। and it's to This is The size of tissue is increased. This is known as edema. क्लियर हो? known as sir. एडीमा, एडीमा कहते हैं इसको। ये जो नहीं लिखा हुआ ये एडीमा। जी सर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लाज्मा विस्कोसिटी। जी, प्लाज्मा विस्कोसिटी इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स मेनली एल्बुमिन एंड फिब्रिनोजन। अभी तक हमने बात किसकी की थी? प्लाज्मा प्रोटीन्स की। प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? एल्बुमिन है और दूसरी कौन सी है? फिब्रिनोजन। और भी होती हैं, आगे आएंगी। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स बनती किधर हैं? लीवर के अंदर बनती हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स कहाँ बन रही हैं? लीवर के अंदर बन रही हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो लीवर के अंदर नहीं बनते, ये लिम्फोसाइट्स में बनते हैं। ये आगे आएगा तो तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। जी सर। नेक्स्ट अब हम पढ़ने लगे एल्ब्यूमिन्स। अब एल्ब्यूमिन्स हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वो है प्लाज्मा प्रोटीन। These are the most abundant plasma proteins, about 60% of the total, and their main function is to maintain normal plasma osmotic pressure. मेन काम इनका क्या है? वही प्लाज्मा osmotic pressure मेंटेन करना। Albumins also act as carrier molecules for free fatty acids, some drugs and steroid hormones. और ये carrier molecules भी होते हैं, कुछ और molecules को भी की मूवमेंट में भी ये मदद देते हैं। तो albumins के बारे में यही दो बातें। नेक्स्ट ग्लोबुलिन्स, ये भी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। इनका काम क्या होता है? एज एंटीबॉडीज विच आर कम्प्लेक्स प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट्स दैट, अभी हमने बात की थी कि प्लाज्मा प्रोटीन्स कहाँ बनती हैं? लीवर में बनती हैं। पर ग्लोबुलिन्स कहाँ बनेंगी? ये भी प्लाज्मा प्रोटीन ही है। ये कहाँ बनती हैं? ये लिम्फोसाइट्स में बनती हैं। ऐसा सवाल आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि भाई ये ग्लोबुलिन्स जो हैं वो कहाँ बन रही हैं। दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इम्यूनिटी। इनका काम किस में होता है? इम्यूनिटी में। किसका? ग्लोबुलिन्स का। दे बाइंड टू एंड न्यूट्रलाइज फॉरेन मटेरियल्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कोई आपको चोट वगैरह लगी है, कोई ट्रॉमा हुआ है जिससे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में इंटर हुए हैं, तो बॉडी एज अ डिफेंस मैकेनिज्म क्या बनाती है? एंटीबॉडीज़, जो जाके उन्हें ख़त्म करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सम हार्मोन्स एंड मिनरल साल्ट्स। अब ये ग्लोबुलिन्स का दूसरा काम हमारे पास क्या है कि कुछ हार्मोन्स या मिनरल साल्ट्स की भी मूवमेंट में ये मदद देती है। फॉर एग्जांपल थायरोग्लोबुलिन कैरीज द हार्मोन थायरॉक्सिन एंड ट्रांसफेरिन कैरीज द मिनरल आयरन। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात आपको आना चाहिए कि मिनरल आयरन जो है ये ब्लड में कैसे मूव करती है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफेरिन। और थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये किसकी मदद से मूव कर रहा है? थायरोग्लोबुलिन। इनिबिशन ऑफ सम प्रोटोलिटिक एंजाइम्स। प्रोटोलिटिक से किसी को कुछ समझ आता है? क्या मतलब है प्रोटोलिटिक का? नो सर। अच्छा, प्रोटो से याद रखिएगा, इससे बनता है प्रोटीन। प्रोटो से प्रोटीन तो समझते हैं ना, डाइट का एक पार्ट होता है प्रोटीन।
और लिटिक का जी सर। मतलब होता है तोड़ना, किसी भी चीज़ को आप सर तोड़ें तो उससे हम क्या बोलते हैं, लिटिक। तो प्रोटियल, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। हाँ, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, प्रोटोलिटिक। और इसको, इसकी इनिबिशन ये करते हैं। एग्जांपल इन्होंने क्या दी हुई है, अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन इनिबिट्स ट्रिप्सिन एक्टिविटी। अब ट्रिप्सिन क्या है, हमारे पास एक प्रोटोलिटिक एंजाइम है जिसका काम क्या होता है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन कराना। तो ग्लोबुलिन्स के हमारे पास 3 फंक्शंस थे। पहला हमारे पास क्या है, एज एंटीबॉडीज ये काम करते हैं। दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सम हार्मोन्स की होती है, मिनरल सॉल्ट्स की। और तीसरा हमारे पास क्या है कि ये सम प्रोटोलिटिक एंजाइम्स को इनहिबिशन। इनहिबिट करती हैं। तो ये 3 फंक्शंस हैं ग्लोबुलिन्स के। प्लाज्मा प्रोटीन में हमने अभी एल्बुमिन पढ़ा है, नेक्स्ट ग्लोबुलिन पढ़ा है, एंड उसके बाद अब हमारे पास लास्ट आता है क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स, सर जी जी, ये ग्लोबुलिन्स आर फॉर्म्ड इन ये लिम्फोसाइट्स में बनते हैं। lymphocyte. जी जी, लिम्फोसाइट्स। ये आगे आपका जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इसकी डिटेल आएगी कि लिम्फोसाइट्स कौन कौन से होते हैं और किस तरह उनसे बनते हैं। फिलहाल आप सिर्फ ये याद रखें कि एंटीबॉडीज लिम्फोसाइट्स में बनती हैं। Thank you. अच्छा, नेक्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। का काम क्या होता है, खून को कोगुलेट करना, जमाना, ताकि ज़्यादा वो ज़ाया ना हो किसी भी चोट वगैरह से। सीरम इज़ प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लॉटिंग फैक्टर्स हैव बीन रिमूव्ड, ये बात हो चुकी हुई है। और द मोस्ट अबंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर बॉडी में कौन सा है, फिब्रिनोजन। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है यहाँ तक सबको? जी सर। ठीक हो गया। तो अभी तक हमने जो 3-4 स्लाइड्स की हैं इसमें हमने क्या पढ़ा है, प्लाज्मा प्रोटीन्स को पढ़ा। नेक्स्ट अब इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी कुछ होते हैं प्लाज्मा में, इनका क्या काम है, दे हैव ए रेंज ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। किसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, कैल्शियम आइंस की वजह से। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस, नर्व इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन में मदद देता है। उसमें एग्जांपल किया है हमारे पास कैल्शियम एंड सोडियम आइंस। ये बेसिकली कैल्शियम एंड सोडियम आइंस यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। एंड मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, जैसे उसकी एग्जांपल किया है फॉस्फेट। नेक्स्ट हमारे पास है द पीएच ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड बिटवीन 7.35 एंड 7.45, स्लाइटली अल्कलाइन बाय एन ऑनगोइंग कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ केमिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग बफरिंग सिस्टम्स। पीएच का कॉन्सेप्ट आप लोगों को है, पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन सर। पावर ऑफ हाइड्रोजन। कोई और कुछ बोलना चाहे? पीएच बेसिकली होता है नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइंस। ठीक हो गया। पीएच की रेंज होती है 0 से लेके 7 तक। हमारे पास क्या होता है, उसको हम एसिड कहते हैं, बेस कहते हैं, किसी को आता हो? 0 से 7 तक एसिड है सर। जी, 0 से 7 तक हमारे 7 पास से आगे बेस है। जी। तो पीएच स्केल कितना होता है, 0 से 14 तक होता है। 0 से 7 के दरमियान हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा। 7 को हम क्या कहते हैं, 7 न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। वेरी न्यूट्रल है गुड, सर। न्यूट्रल होता है। और इससे ऊपर होगा तो वो हमारे पास क्या है, बेस। बेसिक। बेस अच्छा, होगा सर। अब मैं कहूँ आपके पास पीएच एक मेरे पास 1 है और एक पीएच 2 है, इसमें से ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? पीएच 1 सर 1 1 वाला है सर। होगा। 1 वाला, बिल्कुल, क्योंकि Acidic यहाँ 1। से जैसे आप पीछे की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ती जाएगी, और इसी तरह जी सर। यहाँ से जैसे ही आप आगे जाते हैं तो वो बेसिक करेक्टर उसका बढ़ता जाता है। तो नॉर्मल पीएच हमारे पास कितनी होती है, किसी को पता हो बॉडी की नॉर्मल पीएच? 7 होगी। 7 है सर न्यूट्रल। नहीं, वो न्यूट्रल होती है, पर बॉडी की 7.4 होती है। 7 ये अपने पास लिख लें, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइडियली 7.4 होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये काम करते हैं कि जो ब्लड है उसकी पीएच को 7.35 या 7.4 के दरमियान में रखें। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिएंट्स। द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल टुगेदर विद मिनरल सॉल्ट्स एंड विटामिन्स। दे आर यूज्ड बाय बॉडी सेल्स फॉर एनर्जी, हीट, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर ब्लड कंपोनेंट्स एंड बॉडी सेक्रेशंस। ये वही है न्यूट्रिएंट्स जो इसमें प्लाज्मा में होते हैं, जिनका काम किया जाकर टिश्यूज़ को सप्लाई करना। और इसी तरह फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपके लिए एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट क्या आता है, यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड। और दे आर फॉर्म्ड इन द लीवर। ये कहाँ बनते हैं, लीवर में बनते हैं।
एंड कैरिड इन ब्लड टू द किडनीज फॉर एक्सक्रीशन, और फिर ब्लड में जाते हैं किडनीज की तरफ, किडनीज से बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो अब आपसे एमसीक्यूज में ऐसे सवाल आ सकते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में कहाँ बनते हैं, तो वो लीवर के अंदर बनते हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के कौन से, वो यूरिया, क्रेटिनिन एंड यूरिक एसिड। नेक्स्ट हार्मोन्स की बात करते हैं। हार्मोन्स के दीज आर केमिकल मैसेंजर्स सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाते हैं। हार्मोन्स पास डायरेक्टली फ्रॉम द एंडोक्राइन सेल्स इनटू द ब्लड विच ट्रांसपोर्ट देम टू देयर टारगेट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एल्सवेयर इन द बॉडी वेयर दे इन्फ्लुएंस सेलुलर एक्टिविटी। तो हार्मोन्स वगैरह भी जो हैं वो भी प्लाज्मा के अंदर होते हैं। और हार्मोन्स का काम क्या होता है, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलेंगे, ब्लड में जाते हैं, ब्लड में गए तो प्लाज्मा में आ गए, और ब्लड के थ्रू फिर ये अपने टारगेट टिश्यूज़ तक पहुंचते हैं जहाँ पे इनका जो भी फंक्शन होता है उसको ये परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है गैसेस। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर ट्रांसपोर्टेड अराउंड द बॉडी डिजॉल्व इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में हमारे पास 3 तरह की गैसेस होंगी, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ऑक्सीजन। Oxygen and carbon dioxide are also transported in combination with hemoglobin in red blood cells. चुप कर फिलहाल। अच्छा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हेमोग्लोबिन भी इसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऑक्सीजन की हमारे पास 2 चीज़ें आ गई, एक तो प्लाज्मा के अंदर है, दूसरा किसके अंदर है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है ये भी आगे आएगा। मोस्ट ऑक्सीजन इज कैरिड इन कम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। ज़्यादा ऑक्सीजन किससे कैरिड हो रही है, हीमोग्लोबिन से हो रही है। एंड मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एज बाइकार्बोनेट आयन डिजॉल्व इन प्लाज्मा। हमने बात की कि हमारे पास 3 तरह की गैसेज हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादातर किसके थ्रू जाती है, हीमोग्लोबिन के थ्रू जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादातर किसके थ्रू जाती है, प्लाज्मा के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट करती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होती है, बाइकार्बोनेट आयन। ये किसी को पता है बाइकार्बोनेट आयन का क्या फार्मूला होता है? सॉरी सर। अच्छा, ये अपने पास लिख लें, ये होता है हमारे पास HCO3। कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बॉडी में H3O3 सर। जी CO3। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में CO2 की फॉर्म में नहीं होगी, किस फॉर्म में होगी, HCO3 की फॉर्म में। इसे हम क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट आयन। और फिर नाइट्रोजन जो है वो बॉडी में इंटर तो होती है, प्लाज्मा में भी है, पर उसका कोई एज सच फंक्शन बॉडी में नहीं है। अच्छा, यहाँ तक आपको क्लियर है? कोई सवाल अगर किसी को है इससे या प्रीवियस स्लाइड से तो वो पूछ ले। नो सर। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा ये प्लाज्मा हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। प्लाज्मा में क्या था, हमारे पास गैसेस थी, हार्मोन्स थे, वेस्ट प्रोडक्ट्स थे, न्यूट्रिएंट्स थे, इलेक्ट्रोलाइट्स थे, क्लॉटिंग फैक्टर्स थे, ये ग्लोबुलिन्स आ गए या फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो अभी हमने ये प्लाज्मा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट ब्लड में हमारे पास क्या चीज़ थी, हमारे पास थे ब्लड सेल्स। अब हम उन पे आते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, 3 टाइप्स होती हैं। पहले हमारे पास है एरिथ्रोसाइट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स या RBCs। नंबर 2 हमारे पास क्या है, प्लेटलेट्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। एंड नंबर 3 हमारे पास क्या है, ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। तो ब्लड में कितने सेल, ब्लड सेल कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स आर सिंथेसाइज्ड मेनली इन रेड बोन मैरो। ये बात MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये ब्लड सेल्स किस में बनते हैं, रेड बोन मैरो में। आपको पता है बोन मैरो क्या होता है, अगर किसी को पता हो? नहीं पता? यस सर, जो बोन के सर अंदर, फ्लूइड। ये अगर मेरे पास एक बोन है, ठीक है, तो इसके अंदर एक फ्लूइड होगा इस तरह से। इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। ये 2 तरह के होते हैं, एक रेड बोन मैरो होता है, एक येलो होता है। तो इस पॉइंट को पहले पढ़ते हैं। इन द बोन मैरो ऑल ब्लड सेल्स ओरिजिनेट, बल्कि ये पॉइंट वो नहीं है। अच्छा, इसमें यह है कि जब बच्चे होते हैं उसमें ये होता है कि बोन की पूरी बोन के अंदर इस तरह हमारे पास फ्लूइड होगा, या जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, रेड बोन मैरो। उससे क्या बन रहे होंगे, ये ब्लड सेल्स सारे बन रहे होंगे। पर जैसे जैसे अडल्ट एज की तरफ आएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो आपका ये फ्लूइड है ये कन्फाइंड हो जाएगा एक छोटी सी जगह पे, और जो बाकी जो है वो आपके पास बन जाएगा येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो छोटा सा रह जाएगा, और दूसरा मेरे पास क्या होगा, येलो बोन
मैरो। आपने अगर ये डायग्राम बना के साथ लेबल कर लें तो अच्छा है, ताकि जब आप रिवाइज करेंगे आपको ये बात क्लियर हो जाए। ये अगर बनानी है तो आप लोग बना लें। दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि जब बच्चे होते हैं तो उसमें यूँ होता है कि जो बोन है उसके सारे थ्रू आउट द बोन अंदर फ्लूइड होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेड बोन मैरो, जिससे क्या बन रहे हैं, ब्लड सेल्स बन रहे हैं। पर जैसे जैसे बच्चा अडल्ट एज की तरफ जाएगा ये क्या होगा, ये बोन मैरो कंप्रेस होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अडल्ट एज में कैसा हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सा हमारे पास रेड बोन मैरो बन जाएगा। और जो बाकी हमारे पास था वो क्या बन जाएगा, येलो बोन मैरो, जिसका ब्लड सेल सिंथेसिस से कोई ताल्लुक नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अच्छा, सम लिम्फोसाइट्स एडिशनली आर प्रोड्यूस्ड इन लिम्फॉइड टिश्यू। इस बात को फिलहाल आप स्किप कर दें, ये आगे आएगा कि लिम्फोसाइट्स से क्या कह रहा है कि लिम्फॉइड टिश्यू में बनते हैं। इन द बोन मैरो ऑल ब्लड सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। अब एक सेल है जिससे सारे ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। ब्लड सेल्स हमारे पास कौन कौन से, ये हैं एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, या फिर हमारे पास हो गया ल्यूकोसाइट्स। तो अब ये नहीं है कि रेड ब्लड सेल के लिए कोई और हमारे पास सेल्स हों जिससे सारे बन रहे हों, प्लेटलेट्स के लिए कोई और हो, ल्यूकोसाइट्स के लिए कोई और, ऐसा नहीं है। हमारे साथ क्या है कि एक ही सेल है, जैसे ये मेरे पास एक स्टेम सेल बना हुआ है बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इसी से आगे जाके रेड ब्लड सेल्स भी बन रहे हैं, इसी से मेरे पास वाइट ब्लड सेल्स भी बन रहे हैं, और इसी से हमारे पास प्लेटलेट्स भी बन रहे हैं। ये बात क्लियर है? हेलो? जी सर। जी सर। हमने क्या बोला कि एक ही हमारे पास सेल है जिससे ये तीनों ब्लड सेल्स बनते हैं। इस सेल को हम क्या कहते हैं, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। प्लूरिपोटेंट का क्या मतलब है, केपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू ए नंबर ऑफ सेल टाइप्स एंड गो थ्रू सेवरल डेवलपमेंट स्टेजेस बिफोर एंटरिंग द ब्लड। अब ये जब बना देता है, ब्लड में एंटर होने से पहले इनकी कुछ स्टेजेस से पास आउट होते हैं जिससे मेच्योर होते हैं। ये आगे भी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल फॉलो सेपरेट लाइन ऑफ डेवलपमेंट। अब जैसे रेड सेल्स हैं ये किसी और तरीके से जाएंगे, वाइट ब्लड सेल्स किसी और तरीके से जाएंगे, और जो प्लेटलेट्स हैं वो किसी और तरीके से, किसी और डेवलपमेंट स्टेज से गुजर के बनेंगे। क्योंकि जब ये फुली फॉर्म्ड में होते हैं, अपनी मेच्योर फॉर्म में होते हैं, तो सारे डिफरेंट होते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड हेमोपोइसिस। हेमोपोइसिस क्या होता है, ब्लड सेल फॉर्मेशन के प्रोसेस को हमने नाम दिया है। जी सर ये प्लूरिपोटेंट किस चीज से बनता है? प्लूरिपोटेंट नहीं है, ये स्टेम सेल्स बॉडी में बेसिकली पहले से प्रेजेंट होते हैं, ये किसी से नहीं बनते। हर जो ऑर्गन या जो भी टिश्यूज़ हैं वो इन सेल्स से बन रहे होते हैं। इनको हम नाम क्या देते हैं, बेसिकली स्टेम सेल्स इनका नाम होता है। ये वो बेसिक सेल्स होते हैं जिससे डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट टिश्यूज़ बन रहे होते हैं। तो प्लूरिपोटेंट हमने इसलिए इसके साथ लगा दिया है कि ये एक ही स्टेम सेल है जिससे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स बन रहे हैं। क्लियर हुई बात आपको? सर ये पहले से बॉडी में जी ये पहले से होता है। प्रेजेंट होते हैं, ये किसी चीज़ से नहीं बनते। इससे फिर ये व्हाइट ब्लड सेल और जी रेड ब्लड सेल बिल्कुल एक ही टाइप ऑफ सेल से, एक ही स्टेम सेल सेम होता है इन तीनों का, ये जो इधर मैंने बताया। जी ठीक सर। हो गया? अब ये थैंक जो यू सर। ब्लड सेल बन रहे हैं इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेमोपोइसिस। अब एमसीक्यूज में अगर ये आ जाए कि हेमोपोइसिस क्या होता है, तो ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेल ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो सेलुलर कंटेंट में हमारे पास तीन चीज़ें थी, एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट्स। अच्छा, फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ रेड मैरो ऑक्युपाइज एंटायर बोन। ये वही बात है जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। एंड ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय फैटी येलो मैरो, जिसका कोई हेमोपोएटिक फंक्शन नहीं होता। इन अडल्ट हेमोपोइसिस इन द स्केलेटन इज कन्फाइंड टू फ्लैट बोन्स। अब बोन्स के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो हेमोपोइसिस जो है, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन जो है, ये किस बोन्स में होता है, फ्लैट बोन्स में होता है, इरेगुलर बोन्स में होता है, और जो लॉन्ग बोन्स के एंड्स होते हैं वहाँ पे ये होता है। मेनली कौन सी साइड से, हमारे पास स्टर्नम है, रिब्स है, पेल्विस है एंड स्कल है। तो जो ब्लड सेल्स हैं वो मेनली इन चार डिफरेंट जगहों में बन रहे होते हैं, स्टर्नम, रिब्स, पेल्विस एंड स्कल। नेक्स्ट अब देखते हैं कि एरिथ्रोसाइट्स होते क्या हैं, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आर बाइकनकेव डिस्क्स। ये आपको किसी को पता है बाइकनकेव से क्या मुराद है, कौन सी शेप होती है? नो सर। अच्छा, बाइकनकेव ये होता है कि जो सर ये सेंटर से जी सर ये सेंटर से थिन होते हैं और एजेस से सर ये मोटे होते बिल्कुल, हैं। वेरी गुड। बाइकनकेव या कनकेव क्या शेप होती है, जो सेंटर से थिन होगी और पेरिफेरी से क्या होगी, थिक होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइकनकेव। ये अपने पास लिख लें आप, कनकेव शेप, हेडिंग दें कनकेव शेप, और उसमें लिख लें कि द शेप इन विच
center of surface is thin and periphery of surface is thick. Periphery surface sir. इज थिक, पेरिफेरी जो है वहाँ पे थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, जो सेंटर से है वो थिन होता है, इसको हम क्या कहते हैं कनकेव। और बाय कनकेव ये होता है कि उस सरफेस की दोनों साइड्स जो हैं वो कनकेव हों। और सर बाय कनकेव जी जी, बाय कनकेव क्या? बाय कनकेव का अभी क्या सर? बाय कनकेव ये होता है कि जिसकी दोनों साइडें कनकेव हो। अगर मैं यूँ बनाऊँ, ये यूँ स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये इस तरह, ये देख रहे हैं आप। अब इसमें ये है कि ये जो इसकी एक सरफेस तो कनकेव है, दूसरी जो है वो स्ट्रेट है, इसको हम प्लेन बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा प्लेनो कनकेव। प्लेनो कनकेव का क्या मतलब है कि एक सरफेस इसकी प्लेन है, दूसरी सरफेस इसकी कैसी है, कनकेव, तो इसको हमने बोला प्लेनो कनकेव। तो बाय कनकेव क्या होता है कि दोनों सरफेसेस उसकी कैसी हो, कनकेव हो। क्लियर है? जी सर। अच्छा, और सर ये फ्लैट कनकेव का आपने बताया तो वो कैसे होगा? वो प्लेनो कनकेव होगा ना, कि एक सरफेस उसकी फ्लैट है सीधी और दूसरी क्या है हमारे पास इस तरह कर्व्ड है। ठीक है ठीक है। ये आगे आप जब सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो लेंसेज की सारी शेप्स आती हैं। ऑप्टोमेट्री जो है वो मेनली है इसी में, कन्वेक्स और कनकेव सरफेसेस में, वो डिटेल आ जाएगी। फिलहाल आपको इतना पता हो कि बाय कनकेव इस तरह की शेप होती है, सेंट्रली थिन, पेरिफेरली थिक। तो रेड सेल्स की सरफेस बाय कनकेव है। बाय कनकेव क्यों है, इसके पीछे भी अल्लाह ने एक साइंस रखी है, ये यहाँ पे लिखा है। बाय कनकेविटी जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करती है गैस एक्सचेंज के लिए, कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो चीज़ों ने पास होना है वो इजीली पास हो जाए। यहाँ सरफेस थिन है तो इजीली मूव कर सकती हैं यहाँ से दूसरी तरफ और इस तरफ से इस तरफ। दे हैव नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होता रेड ब्लड सेल्स के अंदर। एंड देयर डायमीटर इज अबाउट 7 माइक्रोमीटर। डायमीटर इनका कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर्स। Their main function is in gas transport mainly of oxygen, but they can also carry some carbon dioxide. RBCs का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ये इसका मेन फंक्शन है। सिंपल। कार्बन डाइऑक्साइड भी कर सकता है पर वो इसका कोई खास फंक्शन नहीं है। मेनली इसका क्या काम है, बॉडी में इसने ऑक्सीजन को कैरी करना है। देयर कैरेक्टरिस्टिक शेप, इस ये पॉइंट तो हो गया। द सेल्स आर फ्लेक्सिबल सो दे कैन सिक्वीज थ्रू नैरो कैपिलरीज। ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, ये अपना डायमीटर जो है ये छोटा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कैपिलरीज थिन होती हैं तो बारीक होती हैं, ये उसमें जाएंगे तो ये सिक्वीज हो जाएंगे और उसमें से गुजर जाएंगे। एंड कंटेन नो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज इसमें नहीं होती, लीविंग मोर रूम फॉर हेमोग्लोबिन द लार्ज पिगमेंटेड प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस ट्रांसपोर्ट। और इसके अंदर एक मेन चीज़ हमारे पास आरबीसीज के अंदर क्या होती है, हेमोग्लोबिन। यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लें। नहीं है? नहीं सर, क्लियर है सर, क्लियर है। आरबीसीज की चंद बातें हुई। ये शेप है, ये आपको नजर आ रही है, ये सामने से है, ये इधर से देखें तो ये यहाँ से थिक है और अंदर से थिन है। और इसको अगर स्लाइस यूँ काटें तो आपको ऐसी सरफेस नजर आएगी, साइडों से थिक है और सेंटर से थिन। तो ये हमारे पास है आरबीसीज। अब लाइफ स्वाम सर आरबीसीज को रिपीट करना। आरबीसीज ये हमने ये पढ़ा, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स। इसमें से कोई पॉइंट आपको ना समझ आया हो? क्योंकि सर मेरा लाइट इधर में चला गया तो इसलिए मैंने सुना नहीं। अच्छा, इसमें ये है कि जो लेक्चर आपका रिकॉर्ड होगा ना, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा, फिर आप पीछे से सुन लीजिएगा। कोई बात ना समझ आई तो आप उधर कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है सर फिर आप हमें हमारे साथ वो लिंक शेयर करें। जी मैं लिंक शेयर करूंगा, ताकि यूँ होगा कि डेली जो लेक्चर है वो बाद में उसी दिन उधर अपलोड हो जाएगा, वहाँ आप दोबारा सुन लें। क्योंकि एक बार नई चीज़ पढ़ रहे हो तो ज़रूरी नहीं होता कि सारा आपको समझ आता है, कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं क्लियर ना हो, वहाँ सुन लीजिएगा। नहीं समझ आती आप कमेंट्स में पूछ लें, मैं आपको आंसर दे दूंगा, या नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए। जी सर, पहले बार में समझ नहीं आता। जाहिर है ना, क्योंकि अब ह्यूमन ब्रेन की एक लिमिट होती है। अब एक नई चीज़ पढ़ हो तो ये नहीं होता कि 100% वो इनकलकेट हो जाए। रिसर्चेज ये कहती हैं कि जब फर्स्ट टाइम कुछ सुन रहे हो तो 30% रिटेन होता है सिर्फ। तो मेरी तो ये कोशिश है आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, दोबारा आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे या बुक से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। बाय कनकेव का सर आप दोबारा बता देंगे, बाय कनकेव क्यों होते हैं सर? बाय कनकेव इसलिए होते हैं, अब ये यहाँ से थिन है ना, तो अब किसी भी चीज़ ने पास होना है तो इजीली यहाँ से पास हो सकती है। पेरिफेरी से ये थिक है, सेंटर से थिन है, तो इजीली पास हो सकते हैं। क्योंकि
ब्लड से टिश्यूज़ में जाते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह टिश्यूज़ से वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में आते हैं, तो इसके थ्रू पैसेज ईजी है क्योंकि थिन होते हैं सेंटर से। क्लियर है? सर ये फिर पेरिफेरल सर जो एजेस से सर ये क्यों नहीं इंटर हो ये तो सकती चीजें? नेचुरली अल्लाह ताला ने इसको डिज़ाइन इस तरह किया है ना कि पेरिफेरी से थिक, अब इसका साइज़ होना ये चाहिए था कि ये सिर्फ इस साइज़ के ही हों थ्रू आउट, पर अल्लाह ताला ने इनको नेचुरली अंदर से थिन बना दिया है ताकि जो ट्रांसपोर्ट है वो अंदर से हो और बाहर से थिक हो। बहुत ज़्यादा थिन होंगे तो वो फ्रेजाइल सेल्स हो जाते हैं, वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करना उनके लिए मुश्किल होता है। क्लियर है? सर थैंक यू। अच्छा अब जी सर क्लियर। एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये बुक का लिंक दे देते हैं ये सर। बुक मैंने आपके सीयर के साथ शेयर की है, आप वो आपसे शेयर कर लेगा, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट है लाइफ स्पान एंड फंक्शन ऑफ रिथ्रोसाइट्स। रिथ्रोसाइट्स प्रोड्यूस, अब वो भी वही बात है, रेड बोन मैरो में बने जो लॉन्ग बोन्स में या फ्लैट या रेगुलर बोन्स में, बात तो होगी है। ये सेवरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से गुजरते हैं ब्लड में आने से पहले। इनका लाइफ स्पान कितना होता है? 120 डेज। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। रेड ब्लड सेल्स अब जब ब्लड में आ जाएंगे एक मेच्योर ब्लड सेल तो वो 120 दिन तक रहेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम स्टेम सेल्स टेक्स अबाउट 7 डेज। 7 दिन में ये बनते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएसिस। पीछे हमने वर्ड पढ़ा था हीमोपोएसिस, जो था कि ब्लड सेल की फॉर्मेशन। यहाँ हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन, तो ये हमारे पास क्या है? एरिथ्रोपोएसिस। द इमेच्योर सेल्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एज रेटिकुलोसाइट्स। अभी जब बनते हैं स्टेम सेल से तो जब ब्लड में आएंगे ये किस फॉर्म में होंगे? रेटिकुलोसाइट्स। ये अपनी मेच्योर फॉर्म में नहीं होंगे और उसके बाद ये मेच्योर होते हैं एज एरिथ्रोसाइट्स। 1 या 2 दिन लगाते हैं ब्लड के अंदर और इस टाइम में कैसे मेच्योर होते हैं? ये अपना न्यूक्लियस लूज़ कर देते हैं और ये डिवाइड नहीं कर सकते। जो भी सेल डिवाइड करता है 1 से 2 होता है, 2 से 4, वो किसके थ्रू होता है? न्यूक्लियस के थ्रू। तो इनके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता। जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो ये आगे पीछे डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है बात? जी सर। अच्छा ये एक तस्वीर, जी सर आगे। ये तस्वीर थी, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। टर्मिनोलॉजीज बेशक आप बीच में ना पढ़े कि हमारे पास एक सिंगल स्टेम सेल है, उससे मेरे पास RBC भी बन रहा है, रिथ्रोसाइट भी, उससे प्लेटलेट्स भी बन रहे हैं और उससे हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स भी बन रहे हैं। वाइट ब्लड सेल्स 2 तरह के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ये वो उसने बताया हुआ कि ग्रेनुलोसाइट में ये आएंगे और एग्रेनुलोसाइट में ये। मेन मकसद इस तस्वीर का क्या है कि आपको पता हो ऊपर से जो स्टेम सेल है वो एक ही है, जिससे ये तीनों डिफरेंट ब्लड सेल्स बनते हैं। अच्छा इसमें बता रहे हैं कि एरिथ्रोसाइट मेच्योर कैसे होता है। पहले ये प्रोथ्रोब्लास्ट होता है। अच्छा इसको मेच्योर होने के लिए ना फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है और विटामिन B12 की। ये फॉलिक एसिड और विटामिन B12 हम थ्रू अपनी डाइट लेते हैं, ठीक हो गया, और साथ इसको आयरन की भी ज़रूरत होगी। तो ये 3 चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं RBCs को मेच्योर करने के लिए। कौन कौन सी? फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड आयरन। अब वो लोग जो ये डाइट खाते हैं जिसमें आयरन हमारे पास ना हो, फॉलिक एसिड ना हो, विटामिन B12 ना हो या कम मिकदार में हो, उनमें फिर ब्लड सेल्स की, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। और वो फिर मेच्योर कैसे होते हैं? वही बात है, न्यूक्लियस लॉस कर देंगे, साइज़ उनका थोड़ा कम हो जाएगा और फिर एंड में जब मेच्योर होकर 120 दिन बाद जब इन्होंने ख़त्म होना है तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं? आयरन में और बिलीरुबिन में। अब आपको MCQs में ये सवाल आ सकता है कि एंड प्रोडक्ट क्या होती है एरिथ्रोसाइट, मेच्योर एरिथ्रोसाइट की? तो वो क्या है? बिलीरुबिन है और साथ आयरन। ये बात क्लियर है? जी सर। अब जो आयरन यहाँ बचेगा, जो टूटा है, एक मेच्योर जो ख़त्म हो गया ब्लड सेल, उसको बॉडी ज़ाया नहीं करती, इस आयरन को दोबारा ऊपर ले जाती है इस प्रोसेस में, इसमें इन्वॉल्व करेगी और दोबारा वो इससे मेच्योर RBCs में बनाने में मदद देगी। मतलब कि वो आयरन को बॉडी ज़ाया नहीं करती, रीयूज़ कर लेती है इसी साइकिल में। ये साइकिल आप लोगों को समझ आ गया? जी सर। अब आपको समझ आ पेपर गया। में ये सवाल आ सकता है कि भाई ये मेच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट की डायग्राम ड्रॉ कर दें। और सर जिनके बॉडी में ये व्हाइट ब्लड सेल की कमी होती है किस वजह से होती ये है? अभी हम 1 बाय 1 आएंगे। अभी हम देखो एक सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, पहले हमने प्लाज्मा किया, अभी RBCs कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा WBCs होगा इंशाल्लाह, ठीक हो गया? उसमें फिर डिटेल जी आएगी। सर। जी सर। अच्छा
नेक्स्ट ये वही बात है, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड रिक्वायर्ड होता है रेड ब्लड सिंथेसिस के लिए, और दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू इंटेस्टाइन, ऑल्दो विटामिन B12 मस्ट बी बाउंड टू इंटरेस्टिंग फैक्टर टू अलाउ अब्जॉर्प्शन ऑफ टू टेक प्लेस। अब जो भी हम खाते हैं, जो भी ग़िज़ा कुछ भी खाते हैं, वो इंटेस्टाइन से ब्लड में जाती है। तो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक और फैक्टर की, जो इसके साथ अटैच होगा जिससे ये एब्जॉर्ब होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर। बोथ vitamins are present in dairy products, meat and green vegetables। ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, मीट हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध दही वगैरह हो गया, उसमें हमें विटामिन B12 भी मिलते हैं और फॉलिक एसिड भी मिलते हैं। द लीवर यूजुअली कंटेन सब्सटेंशियल स्टोर्स ऑफ विटामिन B12। हमारा लीवर ये होता है कि अब हम डाइट फॉर एग्जांपल हम मीट, ये ग्रीन वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खा रहे हैं, तो एक्सेस जो विटामिन होगा उसको किधर स्टोर कर देगा? लीवर में एज अ रिजर्व। जब ज़रूरत होगी तो वो यूज़ होता जाएगा। सेवरल ईयर्स वर्थ, बहुत सालों तक स्टोर कर सकता है लीवर। किसको? सिर्फ विटामिन B12 को। बट साइंस ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अपीयर विद इन अ फ्यू मंथ्स। पर फॉलिक एसिड को बॉडी स्टोर नहीं कर सकती, जिसकी वजह से इसकी डेफिशिएंसी बहुत जल्दी आ जाती है। ये बात क्लियर है? जी सर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने बात की थी कि जी कोई सवाल? सर अभी नेक्स्ट क्लास शुरू होगी, इसके बाद ये बस मैं एंड पे हूँ, एक दो स्लाइड ही रह गई है। ठीक हो गया? जी सर, 12-15 पे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट अच्छा, होगी। मैं बस 5 मिनट में इसको ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है ठीक। हीमोग्लोबिन। हमने कहा कि भाई रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है इसको ज़रा देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन इज़ अ लार्ज कम्प्लेक्स प्रोटीन कंटेनिंग ए ग्लोबुलर प्रोटीन एंड अ पिगमेंटेड आयरन कंटेनिंग कम्प्लेक्स कॉल्ड हेम। तो इसको हमने दो चीज़ों में तोड़ दिया, एक हमारे मेरे पास हीम आ गया, दूसरा मेरे पास क्या आ गया? ग्लोबिन आ गया। हीम एक मेरे पास मॉलिक्यूल है जिसके अंदर क्या होता है? आयरन होता है, बेसिकली आयरन। और ग्लोबिन जो है वो मेरे पास क्या है? प्रोटीन है। तो हेमोग्लोबिन क्या है? ये कम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसमें मेरे पास क्या होता है? एक मेरे पास हेम पार्ट है जिसमें आयरन आ गया, और दूसरा मेरे पास क्या है? प्रोटीन, जिसको मैं क्या करूँ? ग्लोबिन। ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 ग्लोबिन चेन्स एंड 4 हेम यूनिट्स। एक हेमोग्लोबिन में 4 मेरे पास हेम यूनिट्स होंगे और 4 ही मेरे पास ये ग्लोबुलिन्स होंगे। क्लियर है? एक हेमोग्लोबिन में 4 ग्लोबिन चेन्स हैं और 4 हेम यूनिट्स हैं, और हेम यूनिट जो 4 हैं, हर एक हेम यूनिट एक आयरन के साथ जुड़ा हुआ है। तो टोटल आयरन कितने हुए एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में? सर 8 हो गए। 8 कैसे हो गए? मेरे पास 4 सर 4 हेम है, ये हेम मॉलिक्यूल, और एक हेम मॉलिक्यूल एक आयरन के साथ अटैच है, तो टोटल कितने हो गए? 4 आयरन हो गए। समझ आई ये बात? नो सर, दोबारा देखते हैं। हमने कहा हेमोग्लोबिन में एक हमारे पास हेम पार्ट है और एक ग्लोबिन पार्ट है। ठीक हो गया? हेम में हमने क्या है भाई? वो 4 होते हैं और 4 ग्लोबिन होते हैं। ठीक हो गया? फिर जो हेम 4 है, हर हेम जो है वो एक आयरन एटम से जुड़ा हुआ है, तो 4 हेम है, तो टोटल आयरन एटम एक हेमोग्लोबिन में कितने हो जाएंगे? 4। यस सर। ठीक हो गया? अब एज ईच एट, और अब हर एक आयरन के साथ क्या जुड़ सकता है? एक ऑक्सीजन। ये बात समझ आई? नो सर। दोबारा देखते हैं। हेमोग्लोबिन हमारे पास 2 पार्ट्स हमने कर दिए, एक हेम हो गया और दूसरा ग्लोबिन हो गया। ठीक है? एक हेमोग्लोबिन में 4 हेम पार्ट्स हैं और 4 ग्लोबिन चेन्स हैं। हर हेम पार्ट एक आयरन से जुड़ा हुआ है, तो टोटल कितने आयरन एक हेमोग्लोबिन में हो गए? 4। हर आयरन एक ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, तो हमारे पास कितने वो हो गए? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो गए एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में। क्लियर है ये बात? यस सर, क्लियर है। अच्छा, ठीक है। फिर ऑन एवरेज एक रेड ब्लड सेल में हमारे पास 280 मिलियन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एक हेमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब है कि एक रेड ब्लड सेल 1 बिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ थ्योरेटिकली कैरी कर सकते हैं। ये हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, एक वैसी तस्वीर थी। ये आपको नज़र आ रहे हैं पार्ट जिनमें आयरन्स जुड़े हुए हैं, और इन्हीं आयरन्स के साथ बेसिकली ऑक्सीजन जुड़ती है।